सिविल सर्विस का एक चार्म था। जब हम लोग 1984-85 की बात थी, फ़ौज में नहीं जा सके तो फिर आईपीएस में आने की इच्छा थी, तो उसके लिए ये तैयारी की और फिर इंटरव्यू दे करके और सिलेक्शन हो गया। एक लंबे समय तक मैं पिछले 4.5 साल से नक्सल ऑपरेशन को भी देख रहा था अभी तक, और अब सरकार ने, नई सरकार जब बनी तो उन्होंने मुझे डीजीपी बनाया। 34 साल की पुलिस की नौकरी रही है, तो उसमें रोज़ नए अनुभव आते हैं और हमेशा ये कोई न कोई दिन नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। अभी पूरे मकान तो नहीं बन सके, लेकिन अगर 10, 15, 20 हज़ार मकान और अगले सालों में बन जाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ में तो पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या समाप्त हो जाएगी। अधिकांश हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके और एक जीवन गुजारते हैं। जो कोई हमारे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेगा, मैनेजमेंट अच्छी जगह जाएगा, जो प्रतिष्ठित हैं संस्थान, तो उसके खर्चे का पुलिस विभाग और राज्य सरकार से लेके हम वेलफेयर से उनको इतना लाभ पहुंचाएंगे कि कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई से वंचित न रहे। हमारे कर्मचारी बाहर धूप में इस प्रकार ड्यूटी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो हमें भी एक बाहर बैठना चाहिए। तो हमने पेड़ के नीचे ये कुर्सी मेज लगाई। हाँ, दुष्ट, बदमाश और अपराधी तत्वों पे कड़ी कार्रवाई करने वाली पुलिस रहे, लेकिन आम नागरिकों के लिए सहूलियत देने वाली बने, यही संकल्प है। यदि गांव वाले को, जो गांव में उधर हैं, उन्हें रोजगार कुछ भी मिल जाएगा तो बंदूक वो छोड़ देंगे। सभी ये चाहते हैं कि समाज उन्नत हो और देश उन्नत हो। वो तभी संभव है जब युवा उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो का यह प्रयास रहता है कि देश के जो विभिन्न आदर्श व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपके सामने पेश किया जाए, उनके विचार पेश किया जाए, और वो जिस तरीके से उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं वो आपके सामने हो। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी, जो हर मामले में छत्तीसगढ़ को अव्वल रखे हुए हैं, चाहे कोरोना से फाइट के मामले में हो, चाहे नक्सली मोर्चे में मामले हो, चाहे मानवीय संवेदनशीलता में हो। आइए उनसे जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुँचे। सर, आप बताएंगे किस तरीके से आपने सोचा कि आईपीएस में जाएंगे? बहुत सारे लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, और सिविल सर्विस का एक चार्म था। जब हम लोग 1984-85 की बात थी, तो हमने भी सोचा कि इसमें एक बार अपना परीक्षा देना चाहिए। तो भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया, तो अब ये सर्विस में आ गए। ये आईपीएस ही आपने क्यों चुना सर? शुरू से ही यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का मुझे शौक़ था। पहले बचपन में फ़ौज में जाने का इंटरेस्ट था, फ़ौज में नहीं जा सके तो फिर आईपीएस में आने की इच्छा थी, तो उसके लिए ये तैयारी की और फिर इंटरव्यू दे करके और सिलेक्शन हो गया। इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है। सर, बहुत बड़े इलाके, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी आपने अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप बताएंगे किस तरीके से शुरुआत, जो प्रोबेशनरी, किस तरीके से आपने शुरुआत की और कोई अनुभव बताएंगे का? मेरी नौकरी की शुरुआत मध्य प्रदेश में सतना से हुई। सतना से रायपुर, रायपुर से इंदौर, इंदौर से फिर भोपाल होते हुए छिंदवाड़ा और रायगढ़ का मैं एसपी रहा। फिर भोपाल में एक बार रहा उस इंटेलिजेंस में, उसके बाद फिर उज्जैन एसपी, फिर ग्वालियर, वहाँ से छत्तीसगढ़ बन गया तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में, सीआईडी में, इंटेलिजेंस में, एडम में, और एसपी रायपुर, आईजी रायपुर, आईजी इंटेलिजेंस, और एक लंबे समय तक मैं पिछले 4.5 साल से नक्सल ऑपरेशन को भी देख रहा था अभी तक, और अब सरकार ने, नई सरकार जब बनी तो उन्होंने मुझे डीजीपी बनाया, तो डीजीपी के काम देख रहा हूँ। कुल मिला के जो 34 साल की पुलिस की नौकरी रही है, तो उसमें रोज़ नए अनुभव आते हैं और हमेशा ये कोई न कोई दिन नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। सर, पुलिस विभाग में लगभग सभी क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और हर उसको अलग तरीके से सेवाएं देने की कोशिश की है, अलग मुकाम पहुंचाने की कोशिश की। आप बताएंगे जिस तरीके से पुलिस वालों के लिए आवास के लिए आपने काफ़ी सोच की, आज भी सोच रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में सरकार ने जब हमें प्रबंध संचालक बनाया था, तो हमने सरकार से आग्रह किया कि मकान पुलिस कर्मियों के लिए काफ़ी कम हैं और बड़ी जर्जर हालत में है। तो 10,000 मकान उस समय मेरे कार्यकाल के दौरान राज्य में बने,
और हमने कोशिश की कि उन मकानों को नया लुक दिया जाए। जो पुराना पुलिस लाइन का जो ढर्रा था, जिस तरह से मकान बना करते थे, आपने भी देखे और सभी ने देखे, उसमें एक नया स्वरूप दिया गया। उनको फ्लैट सिस्टम में लाया गया, नीचे पार्किंग रख के और गार्डन का एक लुक दिया गया। मैंने ये पाया, ये जो सोच थी कि इसमें कर्मचारियों को यदि हम मॉडर्न लुक्स में अच्छी जगह रखेंगे तो उनके काम में भी सुधार होगा, और ये बात सही है। जितने भी मकान इस प्रकार के नए बने और जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाई में अच्छा फ़र्क पड़ा, उन कर्मचारियों के काम करने की शैली में फ़र्क पड़ा, उनके परिवारों को अच्छा लगा और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी पूरे मकान तो नहीं बन सके, लेकिन अगर 10, 15, 20 हज़ार मकान और अगले सालों में बन जाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ में तो पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या समाप्त हो जाएगी। सर, हमने पहले भी देखा है छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों की जो तकलीफ़ें हैं उसको हर दृष्टिकोण से, हर मामले में आपने बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसमें नज़र रखी है और धीरे धीरे उसको हल भी करते जा रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है कि अभी क्या संवेदनशीलता के हिसाब से पुलिस जवानों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, पुलिस के लोग लगातार काम करते हैं। अधिकांश हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके और एक जीवन गुजारते हैं। तो उनकी पदोन्नति हो, उनके परिवारों का ख्याल रखा जाए, उनकी समस्याओं का हल हो, ये सब पे हमने काफ़ी कोशिशें की। राज्य सरकार से पिछले साल हमने आग्रह किया था कि कर्मचारी जो हमारे सिपाही से लेके एएसआई तक हैं, वो थाना में उन्हें जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता मिला सरकार की ओर से, जो उनके वेतन में जुड़ा 750 से 1100 के रुपए तक का। ये बहुत बड़ी राज्य सरकार की मुझे मानना चाहिए, कहना चाहिए कि पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी देन है जो भूपेश बघेल सरकार ने दी। दूसरा, अभी जब कोविड के लिए हम लोग लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं, तो मैंने पिछले माह ही ये अनुरोध किया था कि जो कर्मचारियों को नाश्ता और लंच के जो पैसे हैं बहुत पुराने समय के हैं, और ये प्रस्ताव किया कि इनका थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और आज मैंने अभी समाचार पत्रों में, अभी मीडिया से मुझे खबर मिली है कि राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि इतने कम समय, ये 1 माह के अंदर ही ये सरकार ने ये पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्री फूड का दिया है। और भी तमाम चीज़ें हैं जब हम लोगों ने मांगा। तो कहने का उद्देश्य क्या है, स्कॉलरशिप है, जैसे हमने बच्चों के लिए चालू की है नई, कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं और जो अच्छे उत्कृष्ट पढ़ते हैं उनको कुछ पहले जो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी ये लागू की गई है कि हर माह जो कोई हमारा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेगा, मैनेजमेंट अच्छी जगह जाएगा, जो प्रतिष्ठित हैं संस्थान, तो उसके खर्चे का पुलिस विभाग और राज्य सरकार से लेके हम वेलफेयर से उनको इतना लाभ पहुंचाएंगे कि कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके अलावा भी मेडिकल सुविधाएं और अन्य चीज़ें हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे उसमें और अभी प्रयास की आवश्यकता है तो और करेंगे। और पूरे देश में कोविड-19 में जहां डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं के पैरेलल अगर कोई सेवाएं दे रहे हैं तो वो है पुलिस जवान, जिसके लिए आप जिसकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिल्कुल उसी स्तर में रहने के लिए आपने ये तंबू में बैठना शुरू किया है। तंबू से आपने पूरी प्रशासन चला रहे हैं, इसके पीछे सोच बताएं। मैं शुरू में लॉकडाउन हुआ तो मैंने शहर में घूम के देखा और मैंने कई पॉइंट्स देखे जहाँ पर बहुत गर्मी में दिन रात पुलिस के हमारे कर्मचारी, एक जगह में गया, वहाँ पे काफ़ी उम्र थी उनकी और एक लड़की महिला आरक्षक भी वैसे ही ड्यूटी कर रही थी, बुढ़े भी थे और कुछ ऊपर कोई छाया नहीं थी। तो मुझे बड़ा, शुरुआत की बात है जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी चेक करने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, जब हमारे कर्मचारी बाहर धूप में इस प्रकार ड्यूटी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो हमें भी एक बाहर बैठना चाहिए। तो हमने पेड़ के नीचे ये कुर्सी मेज़ लगाई थी, फिर इसको थोड़ा एक टेंट का रूप दे दिया गया और ये बड़े अच्छे से पिछले 1.5 महीने से इससे काम चल रहा है। और हमारे पास कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता के लोग जो मिलने आते हैं वो भी इसमें आके अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उसका एक मैसेज सिर्फ यही था कि हम भी उनके साथ हैं। वो तो बहुत गंभीर ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम एक पुलिस बल के प्रमुख होने के नाते हमें भी ये अच्छा लगता है कि हम भी उनका साथ दें। सर, नक्सली मोर्चे में काफ़ी आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज काफ़ी कुछ क्षेत्रों में नक्सली उन्मूलन लगभग हो चुका है। आप
दो मोर्चे में एक साथ काम कर चुके हैं। एक तो उनको आमंत्रित भी किया है आपने मतलब संदेश देके कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, और साथ में सर्चिंग भी चला है। ये अब आगे रणनीति क्या आप इसमें देखिए, राज्य शासन की जो प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ की कि ये नक्सलवाद से राज्य मुक्त हो। हमारा राज्य बहुत अच्छा है, इसमें संसाधन हैं, खनिज हैं, जंगल हैं, और एक नक्सलवाद की गंभीर समस्या होने से ये हमेशा विकास में रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए रह जाती हैं। वो बस्तर का इलाका है जिसमें काफ़ी लोग विकास और बेरोजगारी या कुपोषण इससे जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने कुपोषण के लिए और मुख्यमंत्री जी ने और भी कई योजनाएं चालू की हैं। लगातार बोलते हैं कि रोज़गार मिलना चाहिए गांव वालों को, और ये बात सही है। यदि गांव वाले को जो गांव में उधर हैं उन्हें रोज़गार कुछ भी मिल जाएगा तो बंदूक वो छोड़ देंगे। माओवाद से लोग तंग आ गए हैं, लेकिन फिर भी बड़े इलाके पे पुलिस ने काफ़ी अभियान चलाकर एक कब्जा किया है, और कुछ इलाका है ज़रूर जो कोर एरिया है उसमें अभी माओवादियों की है उपस्थिति, जो कि निर्णायक लड़ाई के दौरान उसको भी समाप्त किया जाएगा समय पर। लेकिन जैसे जैसे ये रोजगारोन्मुखी और गांव का विकास होगा, जैसा सरकार की सोच है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई समाधान नहीं हो सकता है। और जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, पुलिस का सवाल है, वो तो अपना काम पूरी जिम्मेवारी और गंभीरता से करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कोविड-19 की वजह से और जिस तरीके से पुलिस जवान रात दिन एक कर रहे हैं, 24 घंटा जिस तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं, तो लोगों के मन में पुलिस जवानों के प्रति एक आदर भावना निर्मित हो चुकी है, और आप संवाद में माहिर हैं। तो ये मौका और जिस तरीके से माहौल बना है, इसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप जवानों को जनता के साथ संवाद ये जो महत्वपूर्ण रखेंगे, ऐसा कुछ योजना बनाने जा रहे हैं? देखिए, हम ये कम्युनिटी पुलिसिंग की योजना बनाने जा रहे हैं, और हमने अभी ये कोशिश की कि हमारे पुलिस कर्मियों का जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे संपर्क बने, और उनका बढ़िया समन्वय चल रहा है। मैंने खुद देखा कि बहुत सारे स्थानों पर लोग खुद आकर के ठंडा पानी और चाय पिला रहे हैं जवानों को। तो जब कोई ऐसा करता है तो जवान भी उनकी ड्यूटी करने के लिए या उसको भी समझ आता है। तो ये जो व्यवस्था लागू हुई है, इसमें संवाद की जो बात आप कह रहे हैं बहुत आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे कोविड की ड्यूटियाँ ख़त्म होंगी, हम कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया हमने एक योजना बना रखी है, उसको हम लागू करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जो प्रदेश बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ का, उसमें पुलिस की भी भूमिका ऐसी रहे कि वो एक मार्गदर्शक दोस्त के रूप में रहे, न कि केवल एक जो उसकी पुरानी जिसको लोग जानते हैं। हाँ, दुष्ट बदमाश और अपराधी तत्वों पे कड़ी कार्रवाई करने वाली पुलिस रहे, लेकिन आम नागरिकों के लिए सहूलियत देने वाली बने, यही संकल्प है, और इसी को राज्य सरकार भी चाहती है, और हम लोग भी उसी भावना के तहत काम करेंगे। सर, एक अच्छा व्यक्तित्व युवाओं में बने, इसके लिए आप दर्शकों को, पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? देखिए, युवा जो है वो इस देश का भविष्य है, और उनसे ही आगे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होना है। अपने राज्य का, अपने देश का विकास तभी संभव है जब हमारे युवा उत्साहित होकर काम करेंगे। काम कोई भी हो, जो भी हो, अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर और रोज़गार तक, अगर आप एक ध्येय वाक्य बना के चलेंगे कि हमें अपने प्रदेश की और अपने देश की उन्नति करनी है, तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। और सभी ये चाहते हैं कि समाज उन्नत हो और देश उन्नत हो। वो तभी संभव है जब युवा उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं समझता हूँ कि युवाओं को अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। डीजीपी साहब, आपको द ट्रायो परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के श्री DM अवस्थी डीजीपी, जो बता रहे थे कि व्यक्तित्व को कैसे संवारा जाए, कैसे अच्छा किया जाए। नमस्कार।